हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे यहाँ पे जो है लिंक ऐड कर दिया है। इस लेक्चर का जो प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा आई बटन के पास। एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको हम जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन द इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 जो आपका चाइना में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन जीता था एंडर्स एंटोनसन ने, जो डेनमार्क के आपके प्लेयर हैं। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने डिफीट किया था फाइनल मैच में चाइना के हु जेन एन को। एंड थर्ड नंबर पे आपके थे, मतलब सेकंड रनर अप आपके थे लक्ष्य सेन इंडिया से। ओके, तो ये तीनों क्लियर हुआ। नाउ अब बात कर लेते हैं प्राइज मनी की। जो एंडर एटरसन है, इनका प्राइज मनी आपका 1.1 मिलियन रेनमिन बी है। रेनमिन बी जो है आपका, जैसे चाइनीज युआन है, चाइनीज युआन को रेनमिन बी भी बोलते हैं, या बोल सकते हो चाइनीज करेंसी को दोनों नाम से जाना जाता है, चाइनीज युआन से और दूसरा आपका है रेनमिन बी से। ओके, RMB इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं। देन हुजियान जो है, इनका प्राइज मनी कितना था आपका, 5 लाख का था। ठीक है, लक्ष्य सेन का आपका अराउंड 5 लाख चाइनीज वन। ओके, एंड लक्ष्य सेन का आपका था अप्रोक्सीमेटली 36 लाख इंडियन रुपीज की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट है किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन जो है, ये टूर्नामेंट किसने स्टार्ट किया। तो ये चाइना के आपके प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर लिन डैन, इन्होंने इसे स्टार्ट किया है। और ये जो आपके शख्स हैं, ये 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन है। ओके, अब इस टूर्नामेंट की बात किया है कि यहाँ पे सिर्फ मेंस जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यहाँ पे टोटल 8 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में। एंड ये जो इवेंट है, इसे ऑफिशियली जो है रजिस्टर किया गया है बैडमिंटन फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में, बट इनको कैटेगराइज किया गया है एज अ नॉन वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट। तो ये ध्यान में रखना है, बेसिकली इसमें कोई रैंकिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 2025 टू जनवरी 2026 बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन दिया गया है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का। ठीक है, और किसने दिया है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने दिया है। ठीक है, जो इंडिया का इंस्टीट्यूशन है। आंसर हेयर इज, इट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सेल इंडिया जो है, इसे इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क, एंड ये अवार्ड इन्हें सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर दिया गया है। इससे पहले इनको कौन से ड्यूरेशन के लिए अवार्ड दिया गया था, आपका दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, ये आपको नोट करना है, दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक को मतलब प्रीवियस ईयर भी इनको जो है ये रिकॉग्निशन, ये अवार्ड जो है दिया गया था। फाइन, नाउ सेल की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके चेयरमैन है अमरेंद्र प्रकाश, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1973। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, which of the following option is correct with respect to the new guidelines released by RBI for fixed deposits with NBFCs and housing finance companies which came into effect from 1st January 2025। तो रिसेंटली RBI ने जो है नई गाइडलाइंस निकाली हैं, जारी की हैं, जो आपका स्टार्ट हो गई हैं, मतलब इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 1st January 2025। और किन के लिए निकाली गई हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद द NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना कौन सा है। ठीक है, पहला वाला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि फॉर स्मॉल डिपॉजिट्स विच इज अप टू 10,000 रुपीज, डिपॉजिटर्स जो है ये विड्रॉ कर सकते हैं 100% अमाउंट विद इन 3 months ऑफ डिपॉजिटिंग विदाउट इंटरेस्ट। मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट इनको नहीं मिलेगा, और विद इन 3 months आप जो है अप टू 10,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर लार्जर डिपॉजिट्स, आपको 50% विड्रॉल्स जो है वो आप कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉल्स यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर 5 लाख रुपीस तक का विड्रॉल हो सकता है, जो भी आपका कम होगा, 50% वाला कम होगा अमाउंट, तो वो आप निकाल सकते हो, या आप अप टू योर 5 लाख आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और अगेन इसमें भी आपको विद इन 3 months जो है टाइम दिया गया है, विद इन 3 months आप विड्रॉ कर सकते हो, और इस पर भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है, एज पर द न्यू गाइडलाइन इन केसेस ऑफ अ क्रिटिकल इलनेस, जो डिपॉजिटर्स हैं ये भी आपका एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो निकाल सकता है, वो आपका विड्रॉ करा सकता है प्रीमेच्योरली विदाउट इंटरेस्ट।
अगेन जितने भी अभी हमने पॉइंट पढ़े इसमें क्या था कि कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। नाउ लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, कि जो एनबीएफसीज हैं इनको नोटिफाई करना होगा डिपॉजिटर्स को जब इनकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए इनको जो है मेच्योरिटी डिटेल्स इनको बतानी होगी, डिपॉजिटर्स को बतानी होगी बिफोर 2 वीक्स ऑफ अ मेच्योरिटी डेट। ठीक है, मेच्योरिटी डेट से 14 दिन पहले इनको जो है मेच्योरिटी डिटेल बतानी होगी डिपॉजिटर्स को कि भाई आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो मेच्योर हो गई है। ओके, एंड लास्ट स्टेटमेंट सेज ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, सारे ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं वो सारे करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो मेच्योरिटी डिटेल है यहाँ पे अभी क्या बोला गया है कि 14 दिन पहले हमें बताना होगा, बट प्रीवियसली आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी उसमें ये मेंशन किया गया था जो एनबीएफसी हैं ये नोटिफाई करते थे डिपॉजिटर्स को 2 महीने पहले। ठीक है, अर्लियर इट वॉज 2 month, before 2 month of a maturity date, but now it is shortened to a 14 days. Okay, 2 वीक पहले अभी इनको बताना होगा कि आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर हो गई है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ के आपके डीजी कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है वितुल कुमार। क्या नाम है इनका, वितुल कुमार। और इन्होंने जो है अनीश दयाल सिंह जो इस पोजीशन पे थे उनको सक्सीड किया है। और एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, इनको जो है एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है सीआरपीएफ का। ओके, ये क्लियर है। ही इज करेंटली सर्विंग एज अ स्पेशल डीजी ऑफ अ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की बात करें तो इसकी शुरुआत 1939 में की गई थी और हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। यहाँ पे आप जो है वितुल कुमार जी की इमेज देख सकते हैं। Now next question here, the Richard Parson, a former chairman of a Citigroup, was recently passed away. He served as a chairman of a Citigroup from 2009 to dash. तो 2009 से ये 2012 के बीच में Citigroup के फॉर्मर थे। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने जो है एज अ सीईओ एंड प्रेसिडेंट वर्क किया है टाइम वार्नर कंपनी के लिए। एंड इन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजर भी सर्व किया है जो बराक ओबामा जी का ट्रांजिशन टीम थी उसके लिए। Now next up question है, the National E-Governance Division under the Ministry of Electronics and Information Technology sign an MOU with which organization for enhancing digital transformation in India's maritime sector। तो डिजिटल अडॉप्शन के लिए इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने जो है MOU साइन किया है आपके इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा, आईपीए द्वारा जो है आईपीए के साथ जो है ये MOU साइन किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का। ओके, सिग्नेटरीज की बात करें तो नंद कुमारुम जो है ये आपके प्रेसिडेंट सीईओ हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के। एंड विकास नरवाल जो आपके एमडी है आईपीए के इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के, उनके द्वारा ये MOU साइन किया गया था। नाउ अब बात करते हैं आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जो NEGD है इसे इस्टेब्लिश किया गया था आपका 2009 में। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। वेरस आईपीए की अगर बात की जाए तो आईपीए का हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1966 में। Now next up question है, on 1st January 2025 the Ministry of Defence has declared 2025 as the dash with an aim to transforming the tri-services into a technological advanced combat ready force capable of multi-domain integrated operation। तो 1 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आपकी मीटिंग हुई थी और वहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेयर किया था 2025 को एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म। ओके, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, ईयर ऑफ रिफॉर्म इज द राइट आंसर। 2025 को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं 2024 को इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया था कौन सा ईयर, इट इज योर ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो 2024 की अगर बात की जाए 2024 को डिक्लेयर किया गया था ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। 2023 को डिक्लेयर किया गया था आपका ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही 2023 से 2032 को डिक्लेयर किया गया है डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। नाउ एक और चीज आपको नोट करनी है यहाँ पे जो ईयर ऑफ जो
अभी हमने बात की ईयर ऑफ रिफॉर्म डिक्लेयर किया गया है 2025 को, तो उसके फोकस्ड एरिया क्या क्या रहेंगे वो चीज़ यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो आपका इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है, और जो तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टैलिन, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। जो आपका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था तिरुवल्लुर स्टैच्यू इंस्टॉलेशन का, उसके दौरान इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था, एंड ये इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है। ओके, ये ब्रिज जो है ये कनेक्ट करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुर स्टैच्यू के साथ, जिसको रिसेंटली जो है एम.के. स्टैलिन जी ने डिक्लेयर किया है स्टैच्यू ऑफ विजडम। तो अभी से स्टैच्यू ऑफ विजडम के नाम से जाना जाएगा। नाउ बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज की लेंथ कितनी है? 77 मीटर की लेंथ है, विड्थ है 10 मीटर की, और इसे बिल्ड किया गया है 37 करोड़ की लागत से। ओके, Now next आपको क्वेश्चन है, in December the Kamya Karthikeyan becomes the youngest female in the world to scale highest peak in all 7 continents, and which year she was conferred with the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। तो काम्या कार्तिकेयन जो है इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक हैं उनको जो है क्लाइम किया है, एंड इन 2021 इनको जो है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया था, एंड नाउ शी इज 17 ईयर, और इन्होंने ऑलरेडी 7 पीक्स जो हैं वो क्लाइम कर चुके हैं, एंड रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर इन्होंने माउंट विंशन मैसिव जो है वो क्लाइम किया था, जिसकी आपकी हाइट है 4892 मीटर्स की, विच इज़ लोकेटेड इन दी अंटार्कटिका, और इसी के साथ ये आपकी जो है यंगेस्ट फीमेल बन गई है वर्ल्ड की जिन्होंने हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया है इन दी 7 कॉन्टिनेंट। और कौन कौन से इन्होंने जो है पीक्स आपके क्लाइम किए वो देख लेते हैं। जैसे 2017 में इन्होंने माउंट कैलिमेंजारो जो है वो जो लोकेटेड आपका अफ्रीका कंटिनेंट में, उसे क्लाइम किया था। देन 2018 में इन्होंने 2 माउंटेन क्लाइम किए थे, एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का है, ठीक है, जिसका नाम है कॉस सियोस्को, एंड इसकी हाइट है आपकी 2228 मीटर की। नेक्स्ट है आपका माउंट एल्ब्रस जो आपका यूरोप में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट है 2020 में माउंट कॉनकागुआ जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, इसे इन्होंने क्लाइम किया था, जिसकी हाइट आपकी 6962 मीटर की है। देन 2022 में इन्होंने माउंट डेनाली जो है वो विच इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्थ अमेरिका, इसे क्लाइम किया था। और 2024 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है आपका, उसे इन्होंने जो है क्लाइम किया था, एशिया का हाईएस्ट पीक है, एंड एट द एज ऑफ 16 इन्होंने इसे क्लाइम किया था, एंड इसी के साथ ये यंगेस्ट क्लाइंबर बनी थी इंडिया से, एंड वर्ल्ड की सेकंड यंगर गर्ल बनी थी जिन्होंने वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक को और एशिया के हाईएस्ट पीक को जो है इन्होंने क्लाइम किया था। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड एन MOU वर्थ ₹1990 करोड़ with which company for constructing and integrating of a air independent propulsion plug for DRDO AIP system। तो जो आपका AIP टेक्नोलॉजी है, इसका काम क्या होता है, जो सबमरीन होती है उनको हेल्प करती है कि वो ज़्यादा देर तक सबमर्ज रह सकें। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1990 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कि ये कंस्ट्रक्ट करे और इंटीग्रेट करें AIP प्लग को DRDO AIP सिस्टम में। ओके, ये क्लियर हुआ। AIP टेक्नोलॉजी आपकी किसने बनाई है, डेवलप किसने की है, DRDO ने अलॉन्ग विद देयर रिसर्च लेबोरेटरी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एक और अग्रीमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा साइन किया गया है फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ, विच इज़ वर्थ ₹877 करोड़। और ये बेसिकली आपका ये MOU है, ये किस लिए साइन हुआ है, ताकि जो कलवरी क्लास सबमरीन है उनमें इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो को इंटीग्रेट किया जा सके। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो है ये बनाएगा कौन, ये DRDO बना रहा है, और इंटीग्रेट करने का काम करेगा नेवल ग्रुप आपका फ्रांस का। ओके, नाउ बात करें कलवरी क्लास की, तो कलवरी क्लास आपकी जो है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जिसे कंस्ट्रक्ट किसने किया है, मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, नाउ नेवल ग्रुप की अगर बात करें हम फ्रांस के, तो इसके CEO हैं आपके पेरी एक पोमेलेट, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, एंड 1631 ईयर में जो है इसको
इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1631 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1934 में। CMD इसके हैं संजीव सिंह और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्वर प्लेटफॉर्म टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर एंड एनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। तो रिसेंटली जो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस स्वर पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इस पोर्टल के तहत ऐसे लोग जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो माँ बाप हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको अगर अपनी बात पहुंचानी है गवर्नमेंट तक, तो उनके लिए एक फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है स्वर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि वो अपनी स्पीच बोलेंगे और वो टाइप होके आपका जो है मतलब बेसिकली स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है या जो टाइप करना नहीं जानते हैं तो उनको यहाँ पे सहूलियत इस चीज़ की मिलेगी। ओके, तो स्वर का जो स्वर प्लेटफॉर्म है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इट इज स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटीग्रेट किया गया है स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शनैलिटी को, जहां पे सिटीजन डिक्टेट करेंगे अपने मैसेज रादर देन टाइपिंग देम मैनुअली। ओके, ये चीज़ मैंने आपको समझाई अभी। और इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किसने किया है? इट इज़ डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाषिणी टीम, जिसके भाषिणी टीम का बेसिकली यहाँ पे मेन रोल क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में आप जो है यहाँ पे आई मीन जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, एंड इट विल लेवरेजेस AI टू मेक द गवर्नमेंट सर्विसेज मोर इंक्लूसिव। और आपके लिए और अच्छा यहाँ पे AI की मदद से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी और सरल हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश अमंग दी 143 कंट्रीज फॉर इट्स रेडीनेस टू टैकल द चैलेंजेस पोस्ड बाय एन एजिंग पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है जिसमें 143 कंट्रीज का डेटा बताया गया है फॉर रेडीनेस टू टैकल चैलेंजेस पोस्ड बाय द एजिंग पॉपुलेशन, एंड इसमें इंडिया का रैंक है आपका 123 रैंक। ठीक है, आउट ऑफ 143 इंडिया का रैंक है 123। ठीक है, एंड अगर और डिटेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया था इंडिया जो है, इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो है यंग में आती है, मोर देन 50% जो है यंग पॉपुलेशन है इंडिया में, विच इज़ बिलो द एज ऑफ 25 एंड 65% आपकी है बिलो द एज ऑफ 35। अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें इसमें मतलब 143 कंट्रीज़ में से टॉप कंट्रीज़ फॉर दिस इन दिस रिपोर्ट इज़, पहली आ जाती है स्विट्जरलैंड जिसका 82.3 का स्कोर रहा है, सबसे हाईएस्ट स्कोर था। सेकेंड नंबर पे आपका है नॉर्वे, थर्ड नंबर पे आपका है डेनमार्क। ओके, नेबरिंग कंट्रीज की बात करें अगर इंडिया की, तो बांग्लादेश की जो रैंक है वो इंडिया से अच्छी है, जैसे 86 रैंक है, श्रीलंका की 94 है, नेपाल की 102 है और पाकिस्तान की 118 है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनकी रैंक इंडिया से अच्छी है। इवन अगर हम कुछ और पैरामीटर्स की बात करें उसमें इंडिया की रैंक देखें तो जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस में इंडिया की रैंक 106 थी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये आपकी जो है टॉप कंट्रीज इसमें थी इस पैरामीटर में। दूसरा जाता है वेलबींग जिसमें इंडिया की रैंक थी 141। सिंगापुर, आइसलैंड एंड स्विट्जरलैंड ये आपके टॉप परफॉर्मर थे। देन कोहेशन पैरामीटर्स की अगर बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 127। बहरेन जो है ये मोस्ट कोहेसिव नेशन यहाँ पे देखा गया था। इसके अलावा लाइफ सेटिस्फैक्शन में 137 रैंक थी इंडिया की, और यहाँ पे टॉप कंट्री आपकी क्या कौन सी थी? बहरेन थी इस पैरामीटर में। नेक्स्ट आ जाता है ऑन फिजिकल सेफ्टी, इंडिया की रैंक थी 67। सिंगापुर जो है ये आपका टॉप पोजीशन पे था यहाँ पे इस पैरामीटर में। नेक्स्ट बात करें पेंशन की, पेंशन वाली जो आपकी सब कैटेगरी है या सब पैरामीटर है, ठीक है, इसमें आपका जो है 102 रैंक थी इंडिया की, एंड टॉप किया था अर्जेंटीना एंड आर्मेनिया ने। ऑन मेंटल हेल्थ इट्स 93, इंडिया की रैंक थी 93। कुवैत जो है ये बेस्ट परफॉर्मर रहा था। फूड सिक्योरिटी में इंडिया की 97 रैंक थी एंड टॉप किया है इसमें डेनमार्क ने। देन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया जो है 132 नंबर पे था, वेयरएस आइसलैंड एंड डेनमार्क और नॉर्वे जो है ये आपके टॉप पोजीशन में थे। ओके,
और इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया था, जैसे जो ये स्टडी है इसमें 5 की डोमेन्स थे जो अभी हमने कवर भी किए थे, जैसे वेलबिंग हो गया, इसकी वेटेज 25% की थी, देन प्रोडक्टिविटी एंड एंगेजमेंट 20%, इक्विटी 18%, कोहेजन 17% एंड सिक्योरिटी आपकी 20%। ठीक है, ये आपके की डोमेन्स थे। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट इस जो बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पीपल्स ओवर 65 ईयर्स जो है, मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 65 है या उससे ज़्यादा है, ये एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक ये आपके डबल हो जाएंगे। अभी जैसे ये बात की जा रही है 2019 की, ठीक है, 2019 का डेटा यहाँ पे दिया गया है 703 मिलियन था ऐसे लोगों की संख्या, और अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2050 में ये आपका 1.5 बिलियन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, अगर हम देखें एशियन कंट्रीज की अगर बात करें तो एशिया में टॉप किया था सिंगापुर ने। इस लिस्ट में 143 कंट्रीज में से सिंगापुर एशियन कंट्री है जिसने टॉप किया है, और टॉप 10 पोजीशन पे ये आपकी रही है, मतलब टॉप 10 कंट्रीज में इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, विच इज़ ऑन द 10th पोजीशन। ओके, और अगर बात करूँ एशिया की, तो जैसे कि सिंगापुर ने टॉप किया है एशिया में, ऐसे ही जापान जो है ये आपका सेकेंड नंबर पर था, जिसकी रैंक आपकी थी 15th रैंक। ओके, अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखते हैं, जैसे आपका यूके हो गया, ये 14 नंबर पे था। ठीक है, देन आपका यूएसए हो गया 24 नंबर पे, चाइना हो गया 46 नंबर पे। ओके, ऐसे ही अगर लास्ट रैंक की बात करें कि सबसे आखिरी पोजीशंस पे कौन कौन सी कंट्री थी, तो सबसे लास्ट है आपकी रवांडा 143 रैंक जिसकी थी। इट इज़ फॉलोड बाय टागो 142 रैंक, अफगानिस्तान 141, बेनिन 140 एंड मलावी 139th रैंक पे थी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेव डेलिंका अ melancholic and ancient love song from dash country was recently added to the UNESCO's national inventory of a intangible कल्चरल हेरिटेज। तो रिसेंटली यूनेस्को का जो आपका नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इसमें आपका एक सॉन्ग ऐड किया गया है। कौन सी कंट्री का? बॉस्निया एंड हर्जिगोविनिया, ये कंट्री का आपका सॉन्ग ऐड किया गया है, जो 16th सेंचुरी का सॉन्ग है, एंड इस सॉन्ग को बल्कान ब्लू नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका जो है आप बोल सकते हो एंशियंट सॉन्ग है इस कंट्री का, जिसको इसमें ऐड किया गया है, यूनेस्को के नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया गया है। फाइन, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जो बॉस्निया एंड हर्जेगोविना है कंट्री, इसके करंट पीएम है नेर्मिन नेक्सिक, कैपिटल इसकी है सराजेवो, करेंसी इज बॉस्निया हर्जेगोविना कन्वर्टिबल मार्क BAM। ओके, नाउ अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया के कितने एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं यूनेस्को को नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ 15। इंडिया के 15 एलिमेंट्स हैं जो इसमें शामिल हुए हैं यूनेस्को की इस कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2024 में ही आपका यहाँ पे जो नवरोज है वो ऐड हुआ था, 2023 में गुजरात का गरबा, 2021 में दुर्गा पूजा फ्रॉम द कोलकाता, 2017 में कुंभ मेला को यहाँ पे ऐड किया गया था। ऐसे ही 2016 में योगा को, 2014 में आपका जो ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट है ऑफ मतलब जो यूटेंसिल है आपके ब्रास और कॉपर के, उनको यहाँ पे ऐड किया गया था। ऐसे ही 2013 में भी ऐड हुआ था, 12 में भी, 2008 में भी, 9 में भी और 10 में भी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ही डिटेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI has recently issued a new guidelines starting from the 1st January 2025 which mandated the closure of which among the following account to enhance banking security and to improve overall efficiency in a banking operation। तो recently RBI द्वारा जो है गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं, जिसमें आपके ऐसे अकाउंट जो एक्टिव नहीं है, ऐसे अकाउंट जिनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है और आप इसे यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से आपने यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे अकाउंट्स को बंद करने की यहाँ पे बात की गई है। ये मैंडेटरी किया गया है कि ऐसे अकाउंट बंद करे जाएं ताकि आपके साथ फ्रॉड होने की कोई चांसेस ना रहें। फाइन, अब इस चीज़ के लिए जो डॉर्मेंट अकाउंट है, जो इनएक्टिव अकाउंट है और जीरो बैलेंस अकाउंट है, इनके क्लोजर की बात की गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C आर करेक्ट।
क्लियर है। नाउ एक एक करके तीनों अकाउंट की बात करते हैं। डोरमेंट अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा साल, कंटिन्यूस 2 इयर्स और 2 इयर्स एंड मोर देन 2 इयर्स। क्लियर है। इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जो 1 साल या 1 से ज़्यादा साल इनएक्टिव रहा है, ठीक है, आपने उसे रीएक्टिवेट नहीं किया है। ओके। नेक्स्ट है जीरो बैलेंस अकाउंट। ऐसा अकाउंट जिसमें जीरो बैलेंस जो है मेंटेन किया जा रहा है बहुत ज़्यादा टाइम से, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया है जिसमें ज़ीरो बैलेंस जो है मेंटेन किया जा रहा है। तो इन सब अकाउंट को यहाँ पे क्या बोला है? क्लोज करना चाहिए। और इसके लिए स्टेप्स क्या दिए हैं आरबीआई ने? पहला है आपका जो इनएक्टिव अकाउंट है उसको आप रीएक्टिवेट कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन इसमें आपको करना होगा इफ द अकाउंट हैज़ बीन इनएक्टिव फॉर ओवर 12 मंथ्स, ठीक है। अगर 1 साल से ऊपर हो गया है तो आपको एक ट्रांजेक्शन इसमें करनी है। दूसरा क्या है? एंगेज विद अ डोरमेंट अकाउंट। आपको विजिट करना होगा ब्रांच में, रीएक्टिवेट करवाना होगा अपना डोरमेंट अकाउंट, ठीक है, जो आपका डोरमेंट रहा है 2 सालों से। नेक्स्ट है आपको जीरो बैलेंस अकाउंट जो है उसमें आपको जो है लॉन्ग पीरियड्स तक जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रखना है, जीरो बैलेंस नहीं रखना है अपने अकाउंट में, मतलब कुछ ना कुछ आप वहाँ पे मनी जो है वो रखिए। ओके। Now next आपको क्वेश्चन है which among the following school won the NASA's International Astronomical Search Collaboration for their discovery of a main belt asteroid जिसका नाम है TD40। तो इनमें से कौन सा स्कूल है जिसने ये अवार्ड जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज दयाल सिंह पब्लिक स्कूल जो आपका करनाल में लोकेटेड है, करनाल हरियाणा में। ओके। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ इसके जो ये आपका एस्टेरॉइड है इसके बारे में देखते हैं। TD40 जो है इसको फाइंड आउट किया गया है जो पैन स्टार्स टेलीस्कोप है उसकी मदद से, उसके डेटा से इसको जो है फाइंड आउट किया गया है। एंड किसने फाइंड आउट किया है? दीक्षा जो क्लास 11th की स्टूडेंट है और इनकी टीम आर्यभट्टा जिसका नाम है, इसमें 11 पर्सन आपके थे, ठीक है, इस टीम में। और दीक्षा एंड इनके जो टीममेट्स थे उनके द्वारा यहाँ पे इसको जो है फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 11 नियर ऑब्जेक्ट्स, अर्थ ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से एक जो है जो आपका मेन बेल्ट एस्टेरॉइड है वो दीक्षा द्वारा डिस्कवर किया गया है। और यहाँ पे ये मेंशन किया गया है दीक्षा के नाम पे इस एस्टेरॉइड का नाम रखा जाएगा। ओके। एंड वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड बाय दीक्षा हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है मेन बेल्ट एस्टेरॉइड। मेन बेल्ट एस्टेरॉइड क्या होती है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में एक आपकी बहुत सारे, मतलब आप ऐसे लगाओ बहुत सारे एस्टेरॉइड यहाँ पे जो है रोटेट कर रहे हैं और इतने सारे ये हैं कि पूरी एक बेल्ट जैसी ये लगती है, तभी इसका नाम मेन बेल्ट एस्टेरॉइड रखा गया है। और इसी बेल्ट में ये TD40 एस्टेरॉइड जो है इसको फाइंड आउट किया गया है। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइंटली बाय द स्टेक इन अ फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड। तो फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड जो आपकी इंडियन कंपनी है, इस कंपनी में इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको जॉइंटली अप्रूवल दिया है CCI ने कि वो यहाँ पे स्टेक बाय कर सकते हैं फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड का? तो आंसर हियर इज इट इज IFC, ADB एंड DEG। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे अप्रूवल मिला है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। फाइन। अब यहाँ पे ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनका मेन एम क्या है कि ये कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में ताकि इनका जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो किया जा सके, ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पे की जा सके। और इनका एम है, टारगेट क्या है, 2026 तक इनको 3.5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी असेट जो है वो करने हैं। 2026 तक इनका टारगेट है ये, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड की। इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में लोकेटेड है एंड इसके फाउंडर डायरेक्टर कौन है? सैफ धरोजीवाला एंड विवेक सुब्रमण्यन। ओके। एंड रिसेंटली नाउ अदर एक्विजिशन भी देख लेते हैं जो CCI द्वारा अप्रूव किए गए हैं। पहला आपका है कि जो US बेस्ड कन्वेंशनरी कंपनी है मार्स, ये एक्वायर करेगी इक्विटी शेयर्स कैलानोवा जो अगेन USA की कंपनी है। इसमें वर्थ अमाउंट
$36 बिलियन US। और आफ्टर दिस एक्विजिशन कैलानोवा जो है ये आपकी इनडायरेक्ट होली ओन्ड सब्सिडी बन जाएगी मार्स की। ओके, नेक्स्ट एक्विजिशन CCI का है कि CCI ने अप्रूव किया है 72.89% शेयर कैपिटल किसमें, प्रताप स्नैक्स लिमिटेड में बाय दी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, ये दोनों अप्रूवल भी आपके CCI द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर जिनका नाम है पेरी सेविल्वियन फिलिजॉट, इनका रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है देहांत हो गया था। अब क्वेश्चन क्या है, इनको कौन से ईयर में पद्मश्री से नवाजा गया था? पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया था इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू दी संस्कृत स्टडीज। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं एंड इन्हें जो है 2024 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इन्हें और भी अवार्ड्स दिए गए हैं जैसे महामहोपाध्याय ऑनरिस कौसा बाय दी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। 2013 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आपका है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, इन्हें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा दिया गया था 2014 में। और 2023 में श्री वनमाली समस्कृति सेवा अवार्ड जो है वो दिया गया था श्री वनमाली चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हु रिसेंटली रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स ऑन हिज 75th बर्थडे। तो इनमें से कौन से आपके जो हैं विकेट कीपर हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं जिनका 75th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था और इसी के दौरान इन्होंने स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड ये बुक जो है रिलीज की थी, जिनका नाम है सैयद किरमानी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये बुक को ऑथर्ड की गई है बाय दी देवशीष सेनगुप्ता एंड दक्षेश पाठक द्वारा। ठीक है, ये इस बुक के को ऑथर हैं। ये ऑटोबायोग्राफी है सैयद किरमानी जी की। ठीक है, पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन प्ले द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, केग्यार डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे केग्यार डांस फेस्टिवल जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है इन मंथ ऑफ दिसंबर? तो इट इज़ योर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में बेसिकली ये डांस परफॉर्म किया जाता है और जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो इस टाइप का चोला पहन के इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू तिब्बतन कैलेंडर जो 10वां महीना होता है उसके 28 और 29 जो डेट होती है जो बेसिकली दिसंबर में पड़ती है, तो उस टाइम पे ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस फेस्टिवल को में जो जैसे कि मैंने आपको बताया लामा लोग होते हैं वो इससे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च द फेड1 प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो इनमें से कौन सा बैंक है, कौन सा आपका प्राइवेट बैंक है जिसने लॉन्च किया है फेड1 प्लेटफॉर्म को, ताकि ये जो इनके क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होंगे या आपके जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के कस्टमर्स होंगे, उनकी जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं वो उसका सोल्यूशन उन्होंने बेसिकली दिया है या उसको टैकल करने के लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, और कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? फेड1। फेड से कौन सा बैंक यहाँ पे आपको दिख रहा है? फेडरल बैंक। तो ऐसे याद कर लो, फेड1 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। ओके, नाउ जो ये आपका बैंक है इसने पार्टनरशिप की थी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के साथ डेवलप करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, फेड1 प्लेटफॉर्म को। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज पावर्ड बाय न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर्स फिनेक्सा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। फेडरल बैंक के करंट MD एंड CEO कौन है? KVS मनियन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका आलुवा केरला में एंड इसे 1931 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर आपका कुछ सजेशन है तो या तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।